हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए, जो क्वेश्चन पीछे पहले वाली क्लास में रह गया था आज उसको कंप्लीट करेंगे पहले। ओके, तो अपन पढ़ रहे थे समाकलन फलन, उसकी परिभाषा और उस पर आधारित जो आपकी दो प्रॉपर्टीज हैं उन पे दो थ्योरम थी। एक आपको कंप्लीट करवा चुके हैं कि समाकलन फलन होता है सतत, दूसरी थी समाकलन फलन अवकलनीय होता है, उसको अपन कर रहे थे। ठीक है, समाकलन फलन फाई है किसका? इसी फलन एफ का। परिभाषा आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, और उसके लिए सतत और अवकलनीयता की परिभाषा की जरूरत होगी, वो भी आपको मैंने लिखवा दी है। अपन यहाँ तक इस क्वेश्चन को कर चुके थे, इस थ्योरम को फाई एल्फा प्लस एच माइनस फाई एल्फा अपॉन एच माइनस एफ एल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन एच समाकलन लिमिट एल्फा से एल्फा प्लस एच एफ टी माइनस एफ एल्फा डी टी। एफ एल्फा को दोनों तरफ ना घटाया था, फिर इसको साथ में ले आए और आपको मैंने कारण बता दिया कि ये 1 अपॉन एच एल्फा से एल्फा प्लस एच एफ एल्फा डी टी का मान भी एफ एल्फा ही होगा। ठीक है, ये मैं आपको इससे पहले वाली क्लास में यहाँ तक हो चुका है। ठीक है, तो अब इसको आगे हल करते हैं। देखिए, अपने को प्रूव करना है कि फाई है वो अवकलनीय है और फाई डैश एक्स का मान होना चाहिए एफ एक्स, जहाँ पे एल्फा और एल्फा प्लस एच क्या है, एल्फा और एल्फा प्लस एच है वो अक्स के कोई दो मान है, अक्स के कोई दो बिंदु है। कहाँ पर है? अंतराल ए बी में कोई दो बिंदु है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको इसको बता दिया है रिवीजन। अब देखिए इसको आगे करते हैं। इस स्टेप में केवल इतना किया है कि दोनों तरफ इसमें ले लिया है मापांक। ठीक है, अब इसके आगे की स्टेप में देखो अपन इसका मान ज्ञात करेंगे और जो इसको लिखेंगे तो वो होगा क्या तरीका। देखिए यहाँ पे देखो प्रत्येक पद, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, इनके यदि तीनों के अलग अलग मापांक लगेंगे तो कि यहाँ पे पूरे के मापांक लगा हुआ है तो चिन्ह आ जाएगा लेस देन इक्वल टू। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मुझे संबंधित एक आप थ्योरी समझ सकते हो, फॉर्मूला समझ सकते हो कि यहाँ पे देखो ये एक आपका पूरा मान है, इसके अंदर क्या है, एक मापांक है, मोड है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप एक ये पद है, एक ये पद है और एक ये पद है, इनके तीनों के अलग अलग करते हो मापांक तो जो इक्वल टू है उसकी जगह चिन्ह आ जाएगा लेस देन इक्वल टू। ठीक है, देखिए देखो डी टी के मापांक लग गया, एफ टी माइनस एफ एल्फा के मापांक लग गया और एच के मापांक लग गया, तीनों के अलग अलग मापांक लग गया। इक्वल टू की जगह कौन सा चिन्ह आ गया? लेस देन इक्वल टू आ गया। अब देखो यहाँ से ये एच का मापांक एफ है वो आपको दे रखा है कि अंतराल ए बी में सतत है, तो यहाँ पे एफ टी और एफ एल्फा, इसका मतलब आपका यदि फलन एफ एक्स है तो आप एक्स के इन दो मानों को समझ सकते हो। तो और यदि एफ है वो सतत है तो एफ टी माइनस एफ एल्फा का मापांक हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। ये सतत की कंडीशन हो जाएगी, इससे पहले वाले में आपको बता चुके हैं जहाँ पे आपने प्रूव किया था फाई एल्फा प्लस एच माइनस फाई एल्फा का मापांक लेस देन एप्सिलॉन, वो थी सतत की कंडीशन। एल्फा प्लस एच की जगह यहाँ पे टी है और एल्फा की जगह एल्फा है, फाई की जगह एफ है, क्योंकि उसको प्रूव किया था फाई सतत है और ये दे रखा है कि यह सतत है। एल्फा प्लस एल्फा और एल्फा प्लस एच भी अंतराल ए बी में कोई दो मान थे एक्स के, टी और एल्फा भी एक्स के कोई दो मान
ठीक है, तो एफ टी माइनस एफ एल्फा का मापांक है, उसका मान होगा लेस देन एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि दे रखा है कि फलन एफ है वो अंतराल ए बी में क्या है, सतत है। ठीक है, तो मान अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ये दिया गया, आप देख लीजिए, दिया गया कि फलन है तो अंतराल ए बी में सतत है तब किसी स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, एफ टी माइनस एफ एल्फा का मापांक लेस देन एप्सिलॉन। ओके, आप इसके यहाँ तक करिए। तो जो आपका लेस इज इक्वल टू था उसकी जगह क्या आ जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा लेस देन एफ टी माइनस एफ एल्फा का जो मापांक है उसकी जगह लेस एप्सिलॉन डी टी का मापांक। ठीक है, एप्सिलॉन यहाँ से बाहर आ जाएगा। इसी के साथ ही एप्सिलॉन अपॉन एच मापांक समाकलन अल्फा से अल्फा प्लस एच और डी का मापांक लेस देन लेगा। अब देखिए डी का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा टी और लिमिट अप्लाई हो जाएगी अल्फा से अल्फा प्लस एच। तो जो टी है उसका मापांक है, उसका समाकलन क्या हो जाएगा, टी का मापांक लिमिट अल्फा से अल्फा प्लस एच। और वह लिमिट अप्लाई करोगे अल्फा प्लस एच माइनस अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, एच का मापांक एच के मापांक से एच का मापांक कैंसिल, मान क्या बचा लेस देन एप्सिलॉन। मेरे पास रिजल्ट क्या है, फाई अल्फा प्लस एच माइनस फाई अल्फा अपॉन एच माइनस एफ अल्फा का मापांक लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, फाई अल्फा प्लस एच माइनस फाई अल्फा अपॉन एच माइनस एफ एल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये कंडीशन काम में आएगी। देखो ये कंडीशन अपन एक बार पहले भी काम में ले चुके हैं, तो ये आप ये समझिए कि अगर
इसको प्रूव करना है इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे इस कंडीशन को काम में लेना ही होगा। एप्सिलॉन आपका वैसे तो है ग्रेटर देन जीरो, जैसे 1 है 1/2 है कुछ भी समझिए, लेकिन ये है कि वो धीरे धीरे जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है। इस कंडीशन को अपन पहले भी काम में ले चुके हैं क्वेश्चन में, ठीक है, तो यहाँ पे भी इसको काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 0, यहाँ ये आ जाएगा मापांक से बाहर, तो फाई अल्फा प्लस एच माइनस फाई अल्फा अपॉन एच माइनस एफ अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस कंडीशन को काम में लेना है कि एल है वो धीरे धीरे 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, ओके। तो यहाँ तक लिखिए आप। इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, एच टेंड्स टू 0, तो इधर तो आपका 0 है, तो इसमें तो लिमिट अप्लाई होगी नहीं, ये मान आ जाएगा वापस 0। एफ एल्फा में भी एच के रूप में ऐसा कोई मान है नहीं, एफ एल्फा भी आ जाएगा लिमिट से बाहर, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो ये बाहर आ जाएगा लिमिट से। तो मान क्या आएगा फिर, लिमिट एच टेंड्स टू 0 फाई अल्फा प्लस एच माइनस फाई अल्फा अपॉन एच इज इक्वल टू एफ अल्फा। अब ये देखिए, ये परिभाषा है अवकलनीयता की, आप देखिए जो मैंने आपको परिभाषा लिखवाई है अवकलनीयता की, वहां पे था एफ, यहाँ पे है फाई, ठीक है। अब ये एल्फा है, एल्फा प्लस एच है, यहाँ पे एल्फा है वो अक्ष का ही कोई बिंदु है, तो जो अवकलनीयता की आपको परिभाषा लिखवाई उसमें देखिए, उसके अकॉर्डिंग इसका मान हो जाएगा फाई डेस एल्फा। इसका पूरे का मान हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 फाई अल्फा प्लस एच माइनस फाई अल्फा अपॉन एच है, उसका मान हो जाएगा फाई डेस अल्फा, और एफ अल्फा ऐसे का ऐसे, ठीक है। अवकलनीयता की परिभाषा से एल्फा क्या है, एल्फा है वो है ना जो अक्ष है उसका ही कोई मान है, बिंदु है अंतराल AB में, ठीक है। एल्फा वो अक्ष का ही कोई बिंदु है, अर्थात अक्ष इक्वल टू एल्फा बिलोंग्स टू अंतराल AB, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा फाई डेस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और यही आपको प्रूफ करना था। इसका मतलब है का समाकलन फलन फाई है वो अवकलनीय है। तो ये दो थ्योरम थी आपकी समाकलन फलन पे आधारित, कि समाकलन फलन सतत होता है और समाकलन फलन अवकलनीय।
आपके अच्छे समझ में आई? ठीक है, कंप्लीट कीजिए इसको, फिर करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम करें उससे पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए, हालांकि मैं आपको करवा चुका हूँ पीछे, लेकिन वो अब काम में आएगा। ठीक है, तो मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ, आप भी देख लेना, पीछे आपको मैं करवा चुका हूँ। देखिए नोट लगा के आप उस पॉइंट को लिखिएगा। ठीक है, पॉइंट क्या है? तो ये थ्योरम करवाई थी, देखो मैंने, आप स्टार्टिंग में देखिए जहाँ पे मैंने आपको डार्विन की परिभाषा लिखवाई है, उसमें ये आपके ना सेकंड या थर्ड थ्योरम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे कैसे स्टेटमेंट है उसका, यदि फलन अंतराल ए पर परिबद्ध और वास्तविक फलन है तथा एफ के अंतराल ए का कोई विभाजन है पी और उसका सूक्ष्म विभाजन है पी डैश और उसके कंडीशन पी डैश, तो अपन ने ये प्रूव किया था। ये अपन ने प्रूव किया था, उसके 3 पार्ट थे कुल। एक पार्ट था आपका LFP लेस देन इक्वल टू LFP डेज, एक पार्ट था आपका UFP ग्रेटर देन UFP डेज, यानी समझ लीजिए UFP डेज लेस देन इक्वल टू UFP, और तीसरा पार्ट था उनका दोनों का संयुक्त रूप, ये इसको संयुक्त रूप से मिला के अपन ने लिखा था। तो 3 पार्ट थे। ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो अपन अगली थ्योरम करने जा रहे हैं वो इसमें काम में आएगा। तो ये मैं आपको वहाँ पे करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ओके, जहाँ पे पीडेस क्या है, विभाजन पी का सूक्ष्मतर विभाजन, और उसकी कंडीशन होती है पी कंटेनिंग पी डेस। ओके, एक पॉइंट और देखिए, हर जगह लिख लीजिए इसको, ये पहला ये दूसरा। देखो दूसरा क्या है कि फलन एफ और फलन जी अंतराल ए बी पर क्या है, परिबद्ध व वास्तविक फलन है। इसमें और इसमें अंतर ये है कि यहाँ पे केवल एक फलन है और यहाँ पे 2 फलन है एफ और जी। तो देखिए जो पॉइंट है वो क्या है, पहला
LFP प्लस LGP, जहाँ पे फलन F है, एक बार F आ जाएगा एक G आ जाएगा, तो LFP प्लस LGP लेस देन इक्वल टू होगा किससे, LF प्लस GP। यानी जो आपके पास यहाँ पे फलन है वो संयुक्त फलन है किसका, F और G का, F प्लस G। तो इसके लिए ये कंडीशन होती है दो फलनों के योग के लिए, निम्न डार्बू योग, LFP LGP मतलब निम्न डार्बू योग। दूसरी कंडीशन, आपकी बात कंडीशन ये रहेगी लेकिन चेंज हो जाएगी, ये था निम्न डार्बू योग, अपनी बात अब की बात ऊपरी डार्बू योग। तो UN प्लस GP क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा UFP प्लस UGP। तो यहाँ पे भी देखो LFP प्लस LGP है, यहाँ पे भी UFP प्लस UGP है, यहाँ पे दोनों आपके निम्न डार्बू योग है, ये दोनों ऊपरी डार्बू योग है। तो जो इनका योग है वो तो लेस देन इक्वल टू होगा इस निम्न डार्बू योग जिसमें संयुक्त फलन है प्लस C, और ये यहाँ पे स्वयं लेस देन हो जाएगा इनके अलग अलग योग से। ठीक है, तो ये जो आपके दो पॉइंट है ये अगली थ्योरम में काम में आएंगे। तो ये आपको मैं करवा चुका हूँ और आप इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थ्योरम, आप इसको नोट कीजिए। देखिए ये है वो नेक्स्ट थ्योरम जो अपने अभी नोट लगा के दो बिंदु लिखे हैं वो यहाँ पे काम में आएंगे। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले, यदि एफ जी बिलोंग्स टू आर ए बी, तो इसका क्या मतलब है कि एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, एफ है वो अंतराल ए बी में रीमान समाकलनीय है, जी बिलोंग्स टू आर ए बी मतलब जी है वो अंतराल ए बी में रीमान समाकलनीय है। तो सिद्ध कीजिए कि एफ प्लस जी, ये एक फलन है पूरा एफ प्लस जी, जो आपके दो फलन है उनका योग है कोई फलन एफ प्लस जी, ये भी बिलोंग्स टू होना चाहिए आर ए बी, यानी ये भी अंतराल ए बी में रीमान समाकलनीय होना चाहिए। ये इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, समाकलन ए से बी एफ प्लस जी एक्स डी एक्स, ये जैसे आप इसको एफ एक्स लिखते हो जी एक्स लिखते हो, उसी प्रकार से कोई फलन है एफ प्लस जी एक्स डी एक्स, इसका मान क्या होना चाहिए, इनको अलग अलग समाकलन ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस समाकलन ए से बी जी एक्स डी एक्स। पहले ऊपर वाले की बात करते हैं फिर इसका नीचे वाला पार्ट। तो देखिए एफ है वो अंतराल ए बी में रीमान समाकलनीय है, तो इसका मतलब ये है कि रीमान समाकलन का एक कंडीशन, यानी जो आपने आज विशेष वर्ग के अंतर्गत इसकी 3-4 थ्योरम की कंडीशन दिखाई थी, 0 लेस देन इक्वल टू यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन एप्सिलॉन। ये कंडीशन काम में ले सकते हो रीमान समाकलन के आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध से, ये फलन एफ के लिए भी काम में ले सकते हो और ये फलन जी के लिए भी काम में ले सकते हो। अब देखो अगर इसमें इंपॉर्टेंट बात करें, आपको ये लगभग ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा, ये कंडीशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कंडीशन तो होती है सभी के लिए होती है। कैसे, आप कोई भी ऊपरी डार्बू ले लो, यूएफ भी ले लिया, एलएफ भी ले लिया, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि हमेशा लेस देन होगा, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे पी हो, P1 हो, P2 हो, P2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एफ की जगह जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है यूएफ के माइनस एलएफ की लेस देन एप्सिलॉन। आप इसको साथ में ले भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, क्योंकि ये तो मात्र एक लाइन की है। ठीक है, और ये सभी के लिए क्या रहेगी, सत्य रहेगी कि क्योंकि मैं आपको ये बता चुका हूँ कि निम्न डार्बू योग वो कभी भी ऊपरी डार्बू योग से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा बुक में। ठीक है, इसका मतलब है कि यही वो इसका मतलब है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एफ के लिए आप ये कंडीशन काम में लोगे और जी के लिए कंडीशन काम में लोगे। एक के लिए विभाजन हो जाएगा P1, एक के लिए विभाजन हो जाएगा P2, और वो जो आपका फलन है उसके लिए प्रूफ करेंगे। तो इसका मतलब ये थी आपको ऐसा प्रूव करना है कि एफ प्लस जी बिलोंग्स टू आर ए बी, तो इसका मतलब यहाँ से क्या आना चाहिए, यू एफ की जगह प्लस जी,
जो P है इसके लिए एक के लिए हो जाएगा P1, एक के लिए हो जाएगा P2, तो इसके लिए ले लेंगे P3। तो F प्लस जी P3 माइनस एल F प्लस जी P3 क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ये तो हो जाएगी कंडीशन, ठीक है। तो जो ये कंडीशन है इसको आपको F और G के लिए काम में लेना है और F प्लस जी के लिए प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ हो जाएगा F प्लस जी बिलोंग्स टू आर ए पी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ये बहुत बार अपन प्रूफ कर चुके हैं इसको। रीमान समाकलन का आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध, अगर ऐसा है तो फलक क्या है, रीमान समाकलन। तो वही यहाँ पे काम में आएगा। ओके, देखिए शुरू करते हैं थोड़ा। तो पहले तो इनकी जो अभी भी मैंने कंडीशन लिखी है वो दो कंडीशन अप्लाई करेंगे। एक का कोई विभाजन P1 हो जाएगा, एक का कोई विभाजन P2 हो जाएगा। तो उस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। क्या लिखोगे, यदि फलन है के अंतराल यदि का विभाजन क्या हो, P1 हो तो। अब देखो यहाँ पे होता है एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ पे दो है तो आप ना दोनों में तो एप्सिलॉन ले नहीं सकते। अब थोड़ा सा सोच लीजिए, देखो अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए, यहाँ पे दोनों का योग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एप्सिलॉन आप इसमें लेते हो तो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा 2 एप्सिलॉन, और अपने को लेके आना है एप्सिलॉन। तो आप समझिए योग करना है तो एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन आपका आता है उसकी जगह क्या आएगा, एप्सिलॉन बाई 2। ये आपको स्वयं को सोचना होगा, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। जहाँ एप्सिलॉन बाई 2 क्या है, ग्रेटर देन 0, और एप्सिलॉन का आप जानते हो 0 से बड़ा है, तो 2 का भाग दोगे तो भी एप्सिलॉन बाई 2 भी क्या रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। तो ये आपको स्वयं को इसको सोचना होगा कि एप्सिलॉन की जगह क्या आएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 आएगा, क्योंकि योग के बारे में ये पूछ रहा है। ऐड होना है इनको, ऐड होंगे तो एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, जो प्रूफ करेगा उसके लिए। ओके, तो एप्सिलॉन की जगह आप रिप्लेस कर देना एप्सिलॉन बाई 2 को। ये समीकरण 1। इसी प्रकार इसको थोड़ा चेक करना है, क्या फलन है इसके जी आ जाएगा, अंतराल दोनों में सेम है ये भी, और इसका विभाजन क्या है P2 हो, तो यहाँ से क्या आएगी कंडीशन, ध्यान से चेक करोगे आप, ये 0 लेस देन इक्वल टू u, f की जगह g, p1 की जगह p2, ug p2 माइनस lg p2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 ग्रेटर देन 0। तो रीमान समाकलन एक कंडीशन f और g के लिए काम में लेनी है, और इन्हीं कंडीशन को दिखा देंगे किसके लिए, f प्लस g के लिए। तो वहां से बोल देंगे f प्लस g बिलोंग्स टू आर ए बी। ओके, तो ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके, आप इसको यहाँ तक करो।
देखिए जहाँ अभी आपका फलन है यदि फलन है प्लस जी के अंतराल ए बी का विभाजन क्या हो P3 हो जहाँ, तो P3 को डिफाइन करते हैं जहाँ पे देखिए जहाँ P3 क्या है अंतराल ए बी का उभयनिष्ठ विभाजन यानी P1 यूनियन P2। देखो a प्लस जी का अंतराल है P3, a प्लस जी मतलब उसमें P1 भी होगा उसमें P2 भी होगा, तो जो P3 होगा वो क्या होगा अंतराल ए बी का उभयनिष्ठ विभाजन होगा यानी उसका मान P1 यूनियन P2। तो याद रखिए जो आपका फलन a प्लस जी है उसके लिए जो अंतराल होगा जो आपका विभाजन होगा P3 उसका मान क्या होगा P1 यूनियन P2। ठीक है, अब देखिए कंडीशन बात सही है। P1 कंटेनिंग P1 यूनियन P2, यहाँ पे P1 के जो अवयव है वो इसमें होंगे आराम से। एक बार पहले भी आपको ये कंडीशन बता चुका हूँ और अगर आपको याद नहीं तो भी आप ऐसा आसानी से समझ सकते हो कि आप है P1 में कोई अवयव ले लीजिए, P2 में कोई अवयव ले लीजिए, यूनियन कीजिए, P1 के सारे अवयव आपको P1 यूनियन P2 में मिल जाएंगे। या आप इसको कह सकते हो P1 कंटेनिंग P1 यूनियन आपका P2 है, इसका मान P3, तो P1 कंटेनिंग P3, तो इसका मतलब P3 है वो P1 का सूक्ष्मतर विभाजन है। इसी प्रकार ये बात भी सही है कि P2 कंटेनिंग P1 यूनियन P2, या इसको क्या लिख सकते हो P2 कंटेनिंग और इसकी जगह P3, तो यहाँ से इन दोनों से क्या बोलोगे, यहाँ दोनों से ये निष्कर्ष निकलता है P3 है वो क्या है P1 और P2 का सूक्ष्मतर विभाजन है, क्योंकि एक कंडीशन है किसकी सूक्ष्मतर विभाजन। ठीक है, तो आप इसको आसानी से बोल सकते हो। अब जो मैंने आपको नोट लगवा के लिखवाया उसको आपको काम में लेना है। वहां पे था P डैश था आपका किसका P का सूक्ष्मतर विभाजन, यहाँ पे जो आपका P3 है वो P1 का सूक्ष्मतर विभाजन है, P3 है वो P2 का सूक्ष्मतर विभाजन। ठीक है, देखिए P3 वो क्या है P1 में P2 का सूक्ष्मतर विभाजन। अब देखिए आपको यहाँ पे देखो ये फलन FG है और अंतराल AB में इसका विभाजन है P3, तो प्रूफ क्या करना है U A प्लस G P3 माइनस L A प्लस G P3 और वो होना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन। तो मान ज्ञात करेंगे किसका इसका मान ज्ञात करेंगे U A प्लस G P3 माइनस L A प्लस G P3 और ये होना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन। अगर ऐसा हो गया तो F प्लस G बिलोंग्स टू R A B और वो जीरो वाली कंडीशन हो तो प्रूफ हो जाएगी आसानी से। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि मान है वो किसका ज्ञात करना है। यहाँ पे फलन चेंज हो चुका है, F है G है उसकी जगह प्लस G आ चुका है, अंतराल चेंज हो चुका है, जो P होता था आपकी जगह उसकी जगह P1 है, P2 है और P3 है। तो ये जो चेंजेस है परिवर्तन है ये आपको अच्छे से समझने हैं और उनको आपको अप्लाई करना है। देखिए इसका मान ज्ञात करते हैं। अब देखिए U A प्लस G P3 और माइनस L A प्लस G P3, तो अगर बात करें प्लस वाली कंडीशन की, बात करें इसकी प्लस वाली कंडीशन की, तो जो मैंने आपको नोट लगवा के लिखाया एक बार बात करते हैं इसकी। तो आपको मैं देखो जो नोट लगवाया उसमें ये था कि U A प्लस G P, तो
यहाँ पे जो पी उसकी जगह P3 है तो रिप्लेस कर देंगे, क्या दिक्कत है। मान क्या था देखो इसका, लेस देन इक्वल टू UFP प्लस UGP, और का दूसरा क्या था LFP प्लस LGP लेस देन इक्वल टू LF प्लस B। ये दोनों स्टेटमेंट आपने काम लेंगे, इसका मान लिखेंगे और इसका मान लिखेंगे। वहां पे भी था कि F और G कोई अंतराल एक पर परिबद्ध और वास्तविक फलन है, तो रीमान समाकलनीय फलन है F और G बिलोंग्स टू RAB, तो वो परिबद्ध भी होंगे वास्तविक भी होंगे। और वहां पे भी दे रखा था कि जो आपका P डैश है वो आपका सूक्ष्म विभाजन है कोई, तो वो तो उसमें अलग होगी, लेकिन वहां पे था कोई विभाजन P और यहाँ पे इसका विभाजन क्या है P3। यहाँ पे सूक्ष्म विभाजन से तो कोई मतलब नहीं हो, तो दूसरी कंडीशन है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी दो कंडीशन आपने नोट लगवा के लिखवाई है वो यहाँ पे काम में देगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे मान अप्लाई करते हैं। पहले इसका देखिए UF प्लस P3 क्या हो जाएगा, जो इक्वल टू का चिन्ह है उसकी जगह लेस देन इक्वल टू U, ये जो आपका F प्लस P इसके लिए क्या जाएगा है UFP3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज है, मतलब जो P है उसकी जगह P3 है, तो UFP3 प्लस UGP3, ठीक है। अब तो ये LFP है प्लस LGP है, ये लेस देन इक्वल टू LF प्लस GP, आपको तो इसका मान अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ से इसका मान अप्लाई करते हैं तो ये तो बड़ा है इससे मान, जबकि यहाँ पे ये कंडीशन है किसकी, लेस देन इक्वल टू की। तो अगर आपने जो ये है इसके लिए ये अप्लाई किया है तो इसका चिन्ह सही था, लेस देन इक्वल टू, तो इसका मतलब LF प्लस P3 है, यहाँ पे वो भी होना चाहिए किससे, लेस देन होना चाहिए LFP प्लस LGP, ठीक है। और ये तो क्या ग्रेटर देन है LF प्लस GP, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्या आपको इसको दोनों तरफ मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको माइनस से इसको माइनस से इसके माइनस से, और दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो चिन्ह है वो चेंज हो जाता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये जो मान है इसको ऐसे वैसे लिखेंगे, और यहाँ पे आपको इसमें चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे, परिवर्तन करना होगा चिन्ह में। ओके, तो देखिए तो एक तो ये मान हो जाएगा, ठीक है। UF प्लस P3 लेस देन इक्वल टू UF P3 प्लस UG P3, ये तो अप्लाई हो जाएगा। अब दूसरे को देख लीजिए, ये कंडीशन होगी, ठीक है। ये आपको मैंने दोनों दिखाए नोट लगा के, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीज आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस LF प्लस GP3
लेस देन इक्वल टू माइनस एल एफ पी थ्री माइनस एल जी पी थ्री। तो जो माइनस एल एफ प्लस जी पी थ्री है वो भी हो जाएगा इससे लेस देन हो जाएगा इन मानों से। तो इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको शुरुआत करनी है। सबसे पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि किसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। और जो ये आपको मैंने दोनों पॉइंट लिखवाए हैं नोट लगवा के, आप इनको काम में लोगे, ठीक है। ये ऐसे कैसे, क्यों? क्योंकि इसका चिन्ह और इसका चिन्ह सेम है, इसका चिन्ह वो सेम नहीं है। यहाँ पे ये आपका लेस देन है और ये ग्रेटर देन है, जबकि होना चाहिए था क्या लेस देन। अगर इसमें मान अप्लाई करना है दोनों के, इसको ग्रेटर देन बनाएंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे इसको ग्रेटर देन बनाएंगे और इसको लेस देन बनाएंगे, या आप इसको ऐसे भी ले सकते हो। अब ये चिन्ह आपके सेम हो गए तो आप इनका मान अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो माइनस एल एफ प्लस जी जो पी थ्री है उसका जगह ये मान अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे चिन्ह क्या रहेगा आपका लेस देन इक्वल, ओके। तो आप इसको यहाँ तक करिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे आपको इसका जो ये रह गया है और इसका जो आगे का पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो नोट लगवा के लिखवाए हैं उनको आप ध्यान से पढ़ लेना, बस उन्हीं को काम में लेते हुए इनको करना है। P3 यहाँ पे क्या है, P3 है वो अंतराल एबी का उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब वो P1 में भी है और P2 में भी है। P1 यूनियन P2 मतलब उनका संयुक्त, ये दोनों में नहीं मतलब उनका संयुक्त, यानी P1 यूनियन P2, क्योंकि यहाँ पे योग हो रहा है और योग के लिए यूनियन P1 यूनियन P2। और बाकी आपके सामने है, ये कंडीशन है सूक्ष्मतर विभाजन की, ओके। तो आप इसको यहाँ तक एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे आपको करना है, ओके। थैंक यू।